हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आज का वीडियो ले लेते हैं बीपीएससी 134 का। और इसमें ब्लॉक 2 ले लेते हैं क्योंकि हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं और क्वेश्चंस वही हैं जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो यूनिट 2 है मूलभूत संकल्पनाएं, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के तत्व। इससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है कि शक्ति और इसके अंश यानी घटक का प्रयोग, ठीक है, दूसरा और विशेषताएं। दूसरा राष्ट्रीय हित विदेश हित में चर्चा करना है आपको, राष्ट्र हित और विदेश हित में। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय हित के प्रोत्साहन और संरक्षण में सुरक्षा के महत्व की चर्चा। पांचवा क्वेश्चन है आधुनिक राज्यों में राष्ट्रवाद, अगर इसमें मिलता है तो ठीक है, ना तो फिर अदर में होगा। और विदेश हित में राष्ट्रीय हित कैसे झलकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, प्रस्तावना पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि प्रत्येक राज्य अधिक राष्ट्रीय शक्ति हासिल करके अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने की दिशा में काम करता है। राष्ट्रीय हित यानी अपने राष्ट्र की सुरक्षा, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा काम, है ना। जिसे बोलते हैं ना कि हम आपके हित के लिए कर रहे हैं, यानी आपके लिए, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो हर एक राष्ट्र अपनी भलाई के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय शक्ति हासिल करता है। ठीक है, और यहाँ पर बुराई नहीं है राष्ट्रीय शक्ति हासिल को करने में, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई राज्य पूरी तरह से दूसरे राज्य की सुरक्षा की कीमत पर अपने हितों के बारे में सोचता है। यानी जब एक देश दूसरे देश की सुरक्षा को बिना सोचे समझे, यानी उसको ये लगता है कि इस देश की वजह से हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, तो उसकी सुरक्षा की कीमत पे, यानी उसकी सुरक्षा को दांव में लगा देता है, आक्रमण करके, कुछ भी करके, ठीक है, और दांव में लगा के अपने हित के बारे में, अपने भलाई के बारे में सोचता है। यहाँ पे समस्या तब उत्पन्न होती है और जब प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए बाहर आता है, यानी लड़ाई के लिए बाहर आने का मतलब क्या होता है, अपनी सीमा से बाहर आने का मतलब तो यही हो गया ना। तो अपने राज्य, अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए बाहर आता है, तो यह अक्सर अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव के व्यवधान का कारण बनता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय शांति होती है, दो देशों के बीच की शांति होती है, ठीक है ना, उसमें रुकावट आती है। और अपने राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए, संघर्ष के जोखिम को कम से कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को शक्ति संतुलन यानी बीओपी विकसित हुआ है। ठीक है ना, यानी कि अब राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए जब लोग संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, युद्ध करते हैं, तो जब ये करेंगे तो इससे जोखिम तो होगा, खतरा होगा। तो खतरे को कम से कम करने के लिए, खतरे को जितना कम किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक संगठन विकसित हुआ जिसको शक्ति संतुलन कहा जाता है। ठीक है, यानी बीओपी। तो यहाँ पर यानी बीओपी का मतलब पावर ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पी से पावर, ओ से ऑफ, बी से, तो बी से यहाँ पे बैलेंस, क्योंकि इंग्लिश ये हिंदी है, जब इंग्लिश में करें तो इंग्लिश ऑलवेज जो होती है पीछे से चलती है। ठीक है ना, तो शक्ति संतुलन एंड पावर ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो बीओपी, तो युद्ध के प्रकोप को रोकने के लिए यह एक तंत्र होता है और फिर सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने चार्टर में एक राज्य को आक्रामकता से बचाने के लिए सामूहिक सुरक्षा के उपाय को मंजूरी दे दी। ठीक है, तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति का संतुलन और सामूहिक सुरक्षा। और इन चारों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति का विचार क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, और केंद्रीय नियामन अंतरराष्ट्रीय तंत्र की अनुपस्थिति के मध्य हर राज्य राष्ट्रीय शक्ति का दावा करके अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करता है। मान लीजिए कोई संगठन नहीं है जो दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में सुलह करवा सके, तो क्या होगा, क्योंकि हर एक राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है ना, अपनी जो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको वो सॉल्व करना चाहेगा, और जो उसके हित होंगे, उस देश के जो हित होंगे, देश के लिए जो अच्छा होगा वही वो काम करेगा, उसे सुरक्षित करना चाहेगा। इसीलिए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाए गए हैं। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर हंस मोर गुथाऊ ने एक परिभाषा दी है राष्ट्रीय शक्ति के लिए
कि प्रयोग करने वालों और उन लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध है जिनके ऊपर इसका यानी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने वाले और उन लोगों के बीच, यानी जो शक्ति का प्रयोग करता है यानी वो राष्ट्र जो अपनी हित की भलाई के लिए उन लोग यानी दूसरों देशों के ऊपर, ठीक है ना, क्या करता है, आक्रमण करता है, युद्ध करता है, तो एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है और इसके ऊपर इसके यानी शक्ति का प्रयोग किया जाता है उन लोगों के ऊपर। तो ये शक्तिशाली को कम शक्तिशाली की कुछ क्रियाओं यानी ये शक्तिशाली को कम शक्तिशाली की कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करने देता है, क्योंकि अधिक शक्तिशाली कमजोर के दिमाग को भी नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है, ठीक है ना, वो कम शक्तिशाली राष्ट्र की कुछ क्रियाओं को, उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि वो राष्ट्र ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि अधिक शक्तिशाली वाला जो व्यक्ति होता है, जो राष्ट्र होता है, वो कमजोर के दिमाग को भी नियंत्रित कर लेता है। ये परिभाषा हंस मोर गिथाऊ ने दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने परिभाषाएं दी, बहुत से लोगों ने यहाँ पे परिभाषाएं दी है, राष्ट्र को यहाँ पे परिभाषित किया है। जैसे यहाँ पे AF के राष्ट्रीय शक्ति की व्याख्या करते हैं कि शक्ति एक के अनुसार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति एक के अनुसार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्या है, क्षमता होती है, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे चार्ल्स ने स्पष्ट किया, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, कि एक व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने देने की क्षमता है, उसे करने की क्षमता, और वह नहीं करना चाहता। यानी एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वो शक्ति के माध्यम से उसे क्या कर सकता है, हासिल कर सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने देख लिया, अब राष्ट्रीय शक्ति के तत्व देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आया था कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे आर्गान्सी ने इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया है, एक प्राकृतिक निर्धारक और दूसरा सामाजिक निर्धारक, ठीक है, किसको, तत्वों को, राइट। तो प्राकृतिक निर्धारक में भूगोल आता है, संसाधन आती है और जनसंख्या आती है। याद रखिएगा प्राकृतिक निर्धारक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो प्राकृतिक निर्धारक में भूगोल आता है और संसाधन आता है, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत संसाधन ही तो आप पढ़ते हैं, और जनसंख्या आती है, वो भी भूगोल के अंतर्गत ही आती है। और सामाजिक निर्धारक में आर्थिक विकास, राजनीतिक संरचना और राष्ट्रीय मनोबल आता है, ठीक है ना। क्या क्या आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, आर्थिक विकास, राजनीतिक संरचना और राष्ट्रीय मनोबल, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर इसको मतलब कि राष्ट्र शक्ति के तत्वों को दो भागों में बांट दिया है, एक प्राकृतिक निर्धारक, दूसरा सामाजिक निर्धारक, ठीक है, राइट। ओके, चलिए तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, एक एक करके इसको ले लेते हैं। प्राकृतिक निर्धारक में जैसे भूगोल है, सबसे पहले हम भूगोल को ले लेते हैं। तो भूगोल राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारकों में सबसे अधिक स्थिर, मूर्त, स्थायी और प्राकृतिक तत्व होता है। स्थिर होता है यानी एक जगह भूगोल, कहीं की भी भौगोलिक बनावट जो होती है जब वो एक जैसी होती है, वो गतिशील नहीं होती, स्थिर रहती है। मूर्त होती है, ठीक है ना, सिर्फ उसे फील किया जा सकता है। स्थायी होती है, वहीं पे रहती है, और साथ ही साथ में प्राकृतिक और प्राकृतिक तत्व है। तो भूगोल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेपोलियन ने एक बार कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसकी भूगोल से निर्धारित होती है। यानी सामरिक महत्व जनरली जो है वो भूगोल वाले ही क्षेत्रों में मिलते हैं, और भूगोल को राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में समझने के लिए हमें आकार, स्थान, जलवायु, भौगोलिक स्थिति और सीमाओं के महत्व को समझने की आवश्यकता होगी। तो यदि आप भूगोल को एक राष्ट्रीय तत्व के रूप में समझते हैं तो सबसे पहले आपको आकार, स्थान, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, जो भूगोल के इंपॉर्टेंट तत्व हैं, उसको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, अब एक एक को एक्सप्लेन किया है, आकार, स्थान, जलवायु, भौगोलिक स्थिति और सीमाएं किया है। आकार यानी एक बड़े आकार का देश जो बाहरी हमलों के दौरान पीछे हटकर बचाव कर सकता है। तो जो जिस देश का आकार जितना बड़ा होगा वो देश उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। और बेहतर प्राकृतिक संसाधन भी प्रदान करता है। आकार बड़ा, जितना बड़ा आकार है तो वहां पे संसाधन उतने ज्यादा होंगे, ठीक है ना। और एक बड़ी आबादी को अब आत्मसात भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है, क्योंकि अगर बड़ा देश है, बड़ी आकार, यहाँ पे आकार का मतलब जमीन से होता है। जितना क्षेत्रफल देश का जितना ज्यादा होगा वहां पे प्राकृतिक संसाधन भी ज्यादा होंगे, ठीक है। और यदि जनसंख्या ज्यादा है तो उनको बसने के लिए जमीन भी ज्यादा मिलेगी, और महत्वपूर्ण औद्योगिक परिसर जो है तो औद्योगिक काम भी वहां पे हो सकते हैं। लेकिन एक बड़े आकार के देश भी विकास में बाधक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, यानी बंजर जलवायु हो सकती है। जो जलवायु है वो बंजर हो सकती है, और किसी देश का आकार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अधिक मायने नहीं रखता है। छोटा क्षेत्र होने के बावजूद रूस की तुलना में अमेरिका अधिक शक्तिशाली है।
क्षेत्र, रूस का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है दुनिया में वो रूस का है। अमेरिका बहुत छोटा है लेकिन शक्तिशाली रूस से भी ज्यादा है। तो आकार में छोटा होने के बावजूद इजराइल के पास एक शक्तिशाली रक्षा तंत्र है। तो ये आकार होता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, फिर हमने स्थान ले लेते हैं। इंग्लैंड के स्थान ने इसे एक बड़ी नौसेना और साम्राज्यवादी शक्ति बनने में मदद की है। स्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने स्थान के कारण एकांत की अपनी नीति का पालन करने में सक्षम है। यानी कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों का पहुंच पाना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो वो अपने जो और देश होते हैं उनको अपने तक आने में रोक लेते हैं। जलवायु, तो भोजन, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की संस्कृति के उत्पादन के लिए जलवायु यानी क्लाइमेट जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइमेट अच्छी होगी तो यहाँ पे जो संसाधन है वो भी अच्छे होंगे और उपज भी अच्छी होगी, तो जलवायु भी मायने रखती है। स्थलाकृति, किसी देश की मैदानी और कृत्रिम सीमाएं जो होती हैं वो स्थलाकृति कहलाती हैं। सीमाएं, प्राकृतिक और मैदानी सीमाएं दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों के स्रोत होते हैं। अब देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों में जो होता है, हर एक देश के लिए प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं मदद का काम करते हैं। क्यों? कि हर एक देश प्राकृतिक संसाधन पे आत्मनिर्भर होता है, यानी निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। तो संसाधनों में आत्मनिर्भरता, एक राष्ट्र को भोजन में आत्मनिर्भरता, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक राष्ट्र को जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक संसाधन से मिलता है। तो उसमें भी एक आत्मनिर्भरता होती है, यानी अपने आप वो देश जो है वो निर्भर है, किसी और के सामने उसको ज्यादा कुछ हाथ फैलाने की, मांगने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता एक कहलाती है ना, सेल्फ डिपेंड होना। और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विकसित करने, सैन्य ताकत बनाने सहित कृषि को विकसित करने की अनुमति देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मोरगेंदू है इनको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि 2 भागों में प्राकृतिक संसाधनों को बांटा जा सकता है, उसके महत्व पर चर्चा कर सकते हैं, कच्चे माल और भोजन पे। तो कच्चे माल को आप अपने से लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए मोरगेंदू को आप अपने से लिखिए, ठीक है ना, कि कच्चे प्राकृतिक संसाधनों को महत्व को 2 भागों में बांट सकते हैं, कच्चा माल और भोजन। कच्चे माल को 3 भागों में विभाजित किया गया, कोयला, पेट्रोल, लोहा, तांबा, जस्ता, मैगजीन, ठीक है। जैसे खनिज, प्राकृतिक उत्पादन, वैसे रबर, जूट, बांस आदि होता है, ठीक है ना। तो आप इसको अपने से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर आगे देख रहे, देखो इसमें आपका मोरगेंदू ही आते हैं। पिजन संख्या, तो देखिए आलसी, अनपढ़, अक्षम, बेरोजगार और अकुशल मानव संसाधन वाला देश विकास नहीं कर पाता। बिल्कुल सही है। एक देश की विकास की बाधक, एक देश का विकास का बाधक क्या होता है, लोग वहां के निकम्बे जब हो जाते हैं, जब कमाएंगे नहीं तो जो एक आय होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है वो ज्यादा नहीं बढ़ती है। व्यक्ति अनपढ़ होते हैं, यानी निरक्षर होते हैं, जब उनके पास एजुकेशन नहीं है तो जॉब कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे। अक्षम होते हैं, यानी सक्षम नहीं हो पाते हैं। बेरोजगारी वहां पे ज्यादा होती है, लोगों को बेरोजगार नहीं मिल पाता है ना। और अकुशल मानव संसाधन, तो जिस देश में चीजें होती हैं, विद्यमान होती हैं, वो देश कभी भी विकसित नहीं होता है, विकास नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और मजबूत, स्वस्थ, अनुशासित, नियोजित, साक्षर और कुल जनसंख्या देश हमेशा जो होते हैं राष्ट्रीय शक्ति के विकास की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी ऐसे देश क्या करते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, राइट। अब आगे देख लेते हैं, आर्थिक विकास देख लेते हैं। तो आर्थिक विकास का राष्ट्रीय स्तर शक्ति को निर्धारित करता है और यह सैन्य शक्ति के निर्माण और लोगों के कल्याण समृद्धि का एक साधन होता है। अब आर्थिक विकास का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो होता है वो राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करता है, राष्ट्रीय शक्ति को, ठीक है ना। और जो सैन्य शक्ति होती है, जो सैन्य शक्ति का निर्माण होता है वो भी इसी के कारण होता है, आर्थिक विकास के कारण। तो एक विकसित स्वस्थ, एक विकसित, स्वस्थ, समृद्ध और बढ़ता हुआ राष्ट्र विश्व स्तर पर प्रभाव पैदा करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता, ऋण, पुरस्कार, व्यापार, उद्यम जैसे आर्थिक साधनों का लाभ उठाने में सक्षम रहता है। यानी कि यदि कोई देश आर्थिक विकास में बहुत धनी है, बहुत संपन्न है, जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, धनी है, संपन्न है, तो जब अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान बने हुए हैं तो वहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि वो सहायता पाना चाहता है, वो ऋण पाना चाहता है किसी चीज में, तो उसको बड़ी आसानी से वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अन्य राज्य के व्यवहार और नीतियों को बदलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से सहायता और बाजार पहुंच का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये आर्थिक विकास होगा। फिर इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिकी, सैन्य तैयारी, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है, ओके, राइट। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, ओके, राइट। प्राकृतिक संसाधन,
ठीक है ना। ओके ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख रहे थे भूगोल, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब राष्ट्रीय शक्तियों के तत्वों में, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, जनसंख्या, आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिकी, सैन्य तैयारी, विचारधारा, ठीक है ना, और नेतृत्व संगठन, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते थे। बहुत बड़ा है, इसमें आप 5-6 ले लीजिए और 5-6 भी लिख दीजिए तो बहुत। औद्योगिक क्षमता भी इसी के अंतर्गत आता है। औद्योगिकरण की क्षमता के विकास में प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो मदद करती है, और अच्छी तरह से निर्मित जो औद्योगिक क्षमता वाले देश होते हैं महाशक्ति बनने की क्षमता रखते हैं। आज आप रूस को देखिए, जापान को देखिए, अमेरिका को देखिए, साउथ कोरिया को देखिए, ये टेक्नोलॉजी वाले, चीन को देखिए, चाइना को, टेक्नोलॉजी वाले ये देश हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप में एक महाशक्तिशाली देश कहलाते हैं। ठीक है, जिन देश के पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, जितनी ज्यादा तकनीकी होगी, जितनी ज्यादा औद्योगिकरण होगा, प्रौद्योगिकी होगी, वो देश उतना ज्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस, जापान, देखिए यहाँ पे दिया महान शक्तियां हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी औद्योगिक क्षमता है। ठीक है ना, राइट, तो ये औद्योगिक क्षमता कहलाती है। ठीक है ना। प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी, एक अच्छी तरह से विकसित तकनीकी जानकारी मानव कल्याण और प्रगति को सक्षम बनाती है। ठीक है ना। औद्योगिक विकास, सैन्य विकास, परिवहन, संचार, सभी चीजों में प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है, सभी के विकास में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, यहाँ पे प्रौद्योगिकी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सूचना, परमाणु, अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी सभी संबंधों में शक्ति और प्रभाव के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सामने उभर के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से, और राष्ट्रीय शक्ति तब और बढ़ जाती है। ठीक है ना, राइट। सैन्य तैयारी भी देख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो बहुत सारे यहाँ पे राष्ट्रीय नीति के जो है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व दिए हुए। ठीक है। विचारधारा, विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का एक अमूर्त तत्व है, यह राष्ट्रों के बीच मित्रता, शत्रुता का स्रोत हो सकता है। रूस की विचारधारा यूक्रेन के प्रति कैसी है, सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे शत्रुता कायम है। तो विचारधारा जो होता है, जैसे जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद, ठीक है ना, जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद और इटली में मुसोलिनी के फांसीवाद ने उसकी राष्ट्रीय शक्ति को क्या कर दिया था, कमजोर कर दिया था। ठीक है ना। तो ये जो विचारधारा होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है एक देश की राष्ट्रीय शक्ति के लिए। ठीक है ना। ओके, राइट। चलिए, नेतृत्व, ये भी देख लीजिए, ऐसे टॉपिक लीजिए जिसे आप लिख सको, समझ सको। एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता प्राकृतिक संसाधनों, मानव संसाधनों और कच्चे माल के उपयोग को दक्षता और योग्यता के लिए निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पे नेतृत्व भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए, तो इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लेने की क्या जरूरत है। आप देख लीजिए, कूटनीति भी है, राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल भी है। ठीक है ना। तो आपको यदि लिखना है तो आप ले लीजिए, मुझे लगता है इतने में आप 6-7 भी टॉपिक ले लेंगे तो बहुत होगा। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है, अभी जस्ट हम ऊपर देख के आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपके इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शक्ति की क्या सीमा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन था क्या राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं का, देख लेती हूँ यहाँ पर। शायद क्वेश्चन इसमें राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं का नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय हित की समझ। राष्ट्रीय हित का मतलब क्या होता है। अभी राष्ट्रीय शक्ति हमने देखा, अब राष्ट्रीय हित यानी राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अच्छाई के लिए, ना, राष्ट्रीय हित यानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अच्छाई के लिए जो काम कदम उठाए जाते हैं। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मोर गिथाऊ का नाम बहुत ज्यादा आ रहा। हंस मोर गिथाऊ ने, उन्होंने राष्ट्रीय हित के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया, राष्ट्रीय हित को एक अस्तित्व के रूप में। ठीक है ना। और जिसमें अन्य राष्ट्र राज्यों द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण शामिल होता है। तो राष्ट्रीय हित का मतलब ही होता है अपने राष्ट्र की हित करना, रक्षा करना, संभाल के रखना उसे। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो बताया नहीं है हित को अभी। ओके, अब यहाँ पर राष्ट्र हित को राष्ट्र राज्यों के साथ अपने संबंधों की रक्षा, संरक्षण और बचाव के लिए मांगों, लक्ष्यों, हितों और दावों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राष्ट्र हित को राष्ट्र राज्यों के साथ, राष्ट्र के हित को राष्ट्र राज्यों के साथ अपने संबंधों की रक्षा, संरक्षण और बचाव के लिए परिभाषित किया जाता है। बचाव को ही राष्ट्रीय हित, आप ऐसा लिख सकते हैं कि राष्ट्र हित को राष्ट्र राज्यों के साथ अपने संबंधों की रक्षा, संरक्षण और बचाव को ही राष्ट्रीय हित कहते हैं। ठीक है। बचाव के लिए जो मांगे होती हैं उनको राष्ट्रीय हित कहते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय हित के घटक देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रीय हित के 2 घटक हैं, आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक, ठीक है, जिसे पप बोलते हैं, चर या गैर महत्वपूर्ण घटक। ठीक है ना। तो आवश्यक और या महत्वपूर्ण घटक। ठीक है। तो आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है, अब मूर्धांगाऊ, फिर ये मूर्धांगाऊ आ गए, इनके अनुसार
किसी राष्ट्र के अस्तित्व पहचान के लिए आवश्यक घटक महत्वपूर्ण घटक कहलाते हैं। ठीक है ना। घटक वो सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक हो सकते हैं, तीनों भागों में पहचाने जा सकते हैं। तो इनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौतिक। ठीक है, ओके। सांस्कृतिक में क्या क्या आ सकता है? तो सांस्कृतिक पहचान में ऐतिहासिक मूल्य शामिल होते हैं। ठीक है ना। सांस्कृतिक पहचान में ऐतिहासिक मूल्य, क्योंकि संस्कृति जो होती है वो हमारी मूल्य तो होती है। संस्कृति क्या है? एक विरासत में हमें मिलती है, हमारा मूल्य होता है। तो सांस्कृतिक पहचान में मूल्य शामिल होते हैं और जिन्हें एक राष्ट्र द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में रखा जाता है। एक राष्ट्र अपनी संस्कृति को विरासत के रूप में तो रखता है उसे, है ना। और भौतिक पहचान क्या होता है? तो भौतिक पहचान को क्षेत्रीय पहचान के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। और राजनीतिक पहचान का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक पहचान का अर्थ होता है आर्थिक अर्थव्यवस्था से। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोलते, मोर्तगांव ने आवश्यक या महत्वपूर्ण घटकों में 3 घटक रखे हैं। ठीक है, वो सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौतिक रखे हैं। फिर दूसरा, चर या गैर महत्वपूर्ण घटक क्या है? चर या गैर महत्वपूर्ण घटक, आप चर भी कह सकते हैं या गैर महत्वपूर्ण, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण, आवश्यक, महत्वपूर्ण हो गए। आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक, तो ये गैर महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है। तो ये स्थिर जन्य होते हैं, मतलब ये घटक परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी तरह के घटक सामने आ जाते हैं। ये निर्णय जो होता है जनता की राय, ठीक है, और पार्टी की राजनीति, वर्ग या समूह हितों और राजनीतिक या नैतिक कारकों जैसे कारकों से निर्धारित होते हैं। और ये ऐसे उद्देश्य जो राज्य उन्हें पूरा होते देखना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए युद्ध में नहीं जाएंगे। यानी कुछ ऐसे घटक होते हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जनता के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। ठीक है, जरूरी भी होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उनको ये जो घटक पूर्ण की प्राप्ति जो होती है वो युद्ध से होती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध में जाएं। ठीक है, ऐसे घटक को प्राप्त करने के लिए वो नहीं चाहेंगे कोई युद्ध में जाए या युद्ध करे। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय हित के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया, आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक, चर या गैर महत्वपूर्ण घटक। ठीक है, अब चलिए हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है। राष्ट्रीय हित का वर्गीकरण नहीं था, कहीं पे भी नहीं था राष्ट्रीय हित का वर्गीकरण, है ना, था नहीं था। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके, ये है राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके। इसमें शायद एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय हित के प्रोत्साहन और संरक्षण में सुरक्षा, प्रोत्साहन और संरक्षण में सुरक्षा। तो देखिए, जो राज्य होते हैं राष्ट्रीय हितों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे सुरक्षित रख सकता है ना, क्या अपने राष्ट्र की भलाई को, कि राष्ट्र उसका ठीक रहे, शक्तिशाली रहे, कोई उस पर आक्रमण ना करे, तो किस तरह से सुरक्षित रख सकता है। तो राज्य अपने कथित राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरीकों, उपकरणों को अपनाता है। तो क्वेश्चन, राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो यही होगा। राष्ट्रीय हित के प्रोत्साहन और संरक्षण में सुरक्षा, तो यही होगा। और राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करने के लिए कौन कौन से तरीके, उपकरण हैं या एजेंसीज हैं, तो यही होगा। ठीक है, पहला होता है कूटनीति, जो जनरली आप वर्ड सुनते हैं। कूटनीति अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरक उपायों में से एक है ना। बोलते हैं ना कि भारत ने बहुत अच्छी कूटनीतिक चाल चली, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो देश अपने वांछित लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए बातचीत, सौदेबाजी, समझौता और समन्वय करते हैं। ठीक है, यानी संघर्ष के समाधान का एक प्रभावी साधन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कूटनीति, जब 2 देश आपस में संवाद करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई समस्या होती है, तो उसको बैठ के बात करके हल करते हैं। और वहां पे क्या होता है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है, वो लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो वो 2 देशों के बीच में बिजनेस होता है, व्यापार होता है, समझौता होता है, ठीक है ना, कंप्रोमाइजेशन होता है दोनों देशों के बीच में, और वहां पर कूटनीति काम आती है। फिर दूसरा, अधिप्रचार। अधिप्रचार क्या है, अब अधिप्रचार को देख लेते हैं कि अधिप्रचार में राजनीति की कला शामिल होती है। क्या शामिल होती है, राजनीति की कला। और यह राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए अपने लक्ष्यों के औचित्य पर दूसरों को राजी करने की अनुमति देता है। यानी कि अधिप्रचार में राजनीति शामिल होती है और राजनीति की कला होती है। एक तरह से राजनीतिक कला आप कह सकते हैं कि अधिप्रचार राजनीतिक कला है। और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए वो अपने लक्ष्य के लिए दूसरों को राजी करने की अनुमति देता है। ठीक है, इंटरनेट ने
इंटरनेट के प्रसार ने अधिप्रचार का दायरा बढ़ाया है, ठीक है ना। यानी अधिप्रचार करना यानी कि किसी चीज का प्रचार प्रसार करना। सामाजिक वेबसाइटों का उपयोग जनता की राय को अनुकूल करने के लिए किया जाता है। आर्थिक साधन, अमीर और विकसित देश अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता और ऋण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जो अमीर और विकसित देश होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश के हित के लिए क्या करते हैं, आर्थिक सहायता ऋण का उपयोग करते हैं। गरीब देश जो होता है वो तकनीकी ज्ञान, विदेशी सहायता, औद्योगिक सामान और कच्चे माल की बिक्री के लिए शक्तिशाली देशों पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। यानी एक जो गरीब देश होता है, खासतौर पे जो विकासशील देश जनरली होते हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए, किसी भी चीज के लिए, कच्चे माल के लिए, औद्योगिक सामान के लिए वो दूसरे शक्तिशाली देशों पर निर्भर होते हैं, वहां से वो सामान मंगाते हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक साधन कहला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुक्त आर्थिक विनिमय राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण साधन बनता है। गठबंधन और संधियां अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए दो या अधिक देशों के बीच हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है ना। कि यह संबंध देश द्वारा निर्धारित समान लक्ष्यों के लिए काम करने के लिए कानूनी दायित्व बन जाता है। यानी गठबंधन और संधियां होती हैं कि यहाँ पर किसी बात को, एक विषय को लेकर के यहाँ पे दो देश आपस में संधि करते हैं कि ऐसा होने पे हम दोनों ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, तो ये संधि होती है, ठीक है। ओके, राइट। दबाव का उपाय, दबाव का उपाय क्या है, तो राज्य अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दबाव का उपयोग का उपाय करते हैं, ठीक है ना। यानी अंतरराष्ट्रीय कानून भी युद्ध को कम करने वाले दबाव उपायों के इस्तेमाल को मान्यता देता है। जैसे मान लीजिए दो देश आपस में यदि लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कानून जो होता है वो ये वहां पे दबाव बनाता है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे रूस और यूक्रेन में जो है क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। सभी देशों ने दबाव बनाने की रूस के ऊपर बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे, रूस के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये एक दबाव होता है, ठीक है ना। दबाव का उपाय यहाँ पे काम आता है कि जो युद्ध होता है वो रुक जाए, जो अंतरराष्ट्रीय शांति है, सद्भाव है, युद्ध उसको बाधित करता है, तोड़ता है, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए दबाव यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ओके, जैसे उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने आतंक पर युद्ध की घोषणा की और इराक पर संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना हमला किया, जो अफगानिस्तान का हमला था। तो वह संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के साथ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के तहत था, ठीक है। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए यहाँ पर सार्वभौमिक साधन के रूप में भी स्वीकार किया गया है, तो ये दबाव होता है, ठीक है। राष्ट्रीय हित के घटक तत्व क्या क्या है, देखिए हमने आपको बता दिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। शक्ति का संतुलन क्या है, शक्ति का संतुलन, ठीक है। यथार्थवादी शाखा हमने पढ़ा था ना ऊपर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर यानी बीओपी के विचार व्यवहार को बहुत महत्व देता है। तो अर्थ देख लेते हैं शक्ति का संतुलन। और शक्ति के संतुलन से भी एक क्वेश्चन आया था कि शक्ति और इसके जो अंश घटक होते हैं वो बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है, आईआर में कि बीओपी यानी कि शक्ति का संतुलन को राष्ट्रों के बीच समान शक्ति के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। हर एक राष्ट्र को समान शक्ति दी जाएगी, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय में जब शक्ति समान रूप से बांटी जाती है तो कोई भी राज्य दूसरे पर हावी नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी राज्य दूसरे के ऊपर हमला या आक्रमण नहीं कर सकता है, और कोई भी राज्य खतरा महसूस भी नहीं करता जब शक्तियां बराबर बांटी गई। तो शक्ति संतुलन सिद्धांत मानता है कि यदि एक राज्य शक्तिशाली हो जाता है तो वह कमजोर राज्य पर हमला करेगा, जनरली ये होता है, ठीक है ना। सपोज दैट रूस एंड यूक्रेन, रूस शक्तिशाली है, यूक्रेन कमजोर है, तो ये होता है, और जिससे संकटग्रस्त राज्यों को रक्षात्मक गठजोड़ बनाने का अवसर मिलेगा। तो सिडनी में इसे सिर्फ संतुलन के रूप में वर्णित किया, सिडनी फेने ने, ताकि कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य पर अपनी इच्छा थोपने दूसरे राज्य पर बल प्रयोग ना करे, ये शक्ति संतुलन कहलाता है। यानी दोनों तरफ जो शक्ति है वो बराबर रहे, बैलेंस में रहे, दोनों देश है तो शक्तिशाली हो या फिर दोनों देश शक्तिशाली ना हो, ये शक्ति संतुलन कहलाता है। अगर एक देश शक्तिशाली हो गया और एक देश शक्तिशाली नहीं हुआ तो शक्तिशाली वाला देश जो है, जो कम शक्तिशाली देश है, उस पर आक्रमण कर देगा, ठीक है ना, राइट। ओके, शक्ति संतुलन सिद्धांत के पीछे क्या तर्क है? तर्क यह है कि विश्व शासन प्रणाली नहीं है और प्रत्येक राज्य को दूसरे पर हमला करने से रोकने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों और रणनीतियों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए
कोई राष्ट्र दूसरे, जैसे आप देखिए यूक्रेन पे हमला हुआ रूस का, तो क्या हुआ, यूक्रेन को किसी देश की सहायता नहीं मिली, कहीं से भी नहीं मिली, वो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड है, जो उसके पास हथियार है वो उसका यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो संसाधन है, जो उसकी रणनीतियां है, स्ट्रेटजी जो बनाई है, वही उसी को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जब कोई देश शक्तिशाली देश से खतरे का सामना करता है तो यह या तो अपने संसाधनों को जुटाता है या अन्य राज्यों के साथ गठजोड़ करता है ताकि शत्रु की शक्ति को संतुलित किया जा सके। इसीलिए नाटो में सदस्यता चाहता था यूक्रेन, रूस से बचने के लिए नाटो में सदस्यता, मेन यही रीजन था कि वो नाटो में सदस्यता चाहता था और रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, और इसी की वजह से पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ। और जब युद्ध चल रहा था तब भी यूक्रेन ने कहा कि मुझे नाटो में शामिल कर लीजिए। नाटो के जो देश थे अमेरिका वगैरह, इन लोगों ने उसको शामिल नहीं किया और साथ भी नहीं दिया। तो क्या है, एक शक्तिशाली देश हो गया और एक बिना शक्तिशाली, कम शक्तिशाली हो गया यूक्रेन। तो हो गया ना, यहाँ शक्ति का असंतुलन हो गया। लेकिन अगर दोनों देश बराबर शक्तिशाली होते, यूक्रेन के पास भी उतने ही परमाणु हथियार होते जितना रूस के पास है, तो आज रूस की हिम्मत नहीं होती कि यूक्रेन पे हमला कर दे। ये शक्ति संतुलन है। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रकृति देख लेते हैं, शक्ति संतुलन की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, अस्थायी और अस्थिर होती है, यानी बीओपी काल्पनिक है। देश अपने राष्ट्रीय हितों की सेवा के लिए लगातार अपनी निष्ठाओं और गठजोड़ों को बदलते रहते हैं। आवश्यक सक्रिय हस्तक्षेप, यानी कि प्रकृति की ओर से उपहार नहीं है ये शक्ति संतुलन, इसे राजनीतिक नेताओं के सक्रिय हस्तक्षेप से बनाया और बनाए रखा जाना है। यानी कि प्रकृति प्रदत्त नहीं है शक्ति संतुलन की, भगवान ने दिया, ये आदमी की सोच है, नेताओं की सोच है, दो देशों की सोच होती है, वैश्विक सोच है और उसको बनाए रखना जरूरी है। युद्ध शक्ति संतुलन के प्रभो उत्पादकता का परीक्षण करता है, यानी युद्ध के प्रकोप को रोकता है, और जब युद्ध होता है तो पीओपी टूट जाता है। ये देखिए प्रकृति है किसकी, पीओपी की, यानी शक्ति संतुलन की, कि शक्ति संतुलन क्या क्या काम करता है। तो देश अपने राष्ट्रीय हितों की सेवा के लिए लगातार जो है गठजोड़ों को बदलता है। ठीक है, बीओपी जो है वो क्या करता है, ये प्रकृति से मिला हुआ गिफ्ट नहीं है, उपहार नहीं है, ये राजनीतिक नेताओं के द्वारा वैश्विक रूप पे बनाया गया है और यहाँ पे हस्तक्षेप से बनाया जाता है और इसे बनाए रखना भी जरूरी है। बीओपी जो है वो प्रभाव उत्पादकता का परीक्षण करता है, मतलब युद्ध के प्रकोप को रोकता है, और जब युद्ध होता है तो जो बीओपी यानी कि शक्ति का संतुलन है वो टूट जाता है। शांति का उपकरण नहीं है, यानी स्थिर अंतरराष्ट्रीय स्थिति के कारण यह शांति में कोई गारंटी नहीं है कि इसके कारण ये शांति बनी ही रहेगी। बड़ी शक्तियां प्रमुख खिलाड़ी हैं, यानी कि बीओपी को बनाने और बनाए रखने में मजबूत शक्तियां मुख्य खिलाड़ी होती हैं, जो हम रूस का और इसका देख रहे हैं ना। जबकि छोटी शक्तियां तो सहयोगी, भागीदार या दर्शक या खेल के शिकार होती हैं। तो रूस और यूक्रेन का आप इसमें बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। और भी बड़ी शक्तियां जापान है, अमेरिका है, लेकिन तब भी यूक्रेन का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि रूस उनसे बड़ा एक शक्तिशाली देश है और उन्हें पता है कि रूस के अगेंस्ट जाना क्या है। ठीक है, बहु राज्यों की आवश्यकता, तो बीओपी को बने रहने के लिए बहुराज्यों को शक्ति संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होगी, यानी शक्ति संतुलन बनाए रखने की। ठीक है ना, और इसे किसी भी राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और राष्ट्रीय हित में तय करने का आधार होता है। तो राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता, शक्ति संतुलन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है समझाइए, क्षेत्र क्या है समझाइए, या शक्ति संतुलन की विशेषताएं बताइए, तब भी आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इतिहास नहीं देखेंगे, शक्ति संतुलन के तरीके भी नहीं देखेंगे। ओके, चलिए, क्योंकि हम सिर्फ वही को शक्ति संतुलन क्या है, इसके घटक क्या है, हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है ना, और हम वही क्वेश्चन लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं एग्जाम में। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा क्या होती है, एक राजनीतिक क्षेत्र या वैश्विक क्षेत्र में एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिसे राज्य स्वीकार करता है कि किसी भी सुरक्षा सभी की सुरक्षा, किसी की सुरक्षा सभी की सुरक्षा। इसलिए एक समूह के राज्य सामूहिक रूप से किसी भी खतरे या शांति भंग होने की स्थिति में सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहयोग करते हैं। तो एक समूह के राज्य सामूहिक रूप से किसी भी खतरे या शांति की भंग होता है, कोई खतरा कोई शांति भंग होती है, तो सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहयोग करते हैं। ये सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, और सामूहिक सुरक्षा आक्रामकता के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना, क्योंकि सभी राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति का उपयोग किसी भी राज्य के खिलाफ आक्रामकता युद्ध को पीछे हटाना होता है। तो यह सिद्धांत पर आधारित है कि एक के खिलाफ आक्रामकता सभी के खिलाफ आक्रामकता है। तो चलिए समझ लेते हैं
हैं। देखिए अब ये क्या बोलते हैं, सामूहिक सुरक्षा क्या होता है। सामूहिक का मतलब ही होता है साथ में, ठीक है। सामूहिक का मतलब होता है ना साथ में, जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं। एक समूह का राज्य जब सामूहिक रूप से किसी भी खतरे, किसी भी खतरे का, किसी भी शांति के, मान लीजिए कोई खतरा आ जाता है, कोई शांति है जो भंग हो रही है, जिसे कुछ लोग नष्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। मेरा तेरा यहाँ पे नहीं देखा जाता है कि मेरा देश है तेरा देश है। जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो वहां से जितने शरणार्थी निकल के जाना चाह रहे हैं उनको निकलने दिया जा रहा है, ठीक है ना। और जिस देश में जा रहे हैं वहां भी जाने दिया जा रहा है। तो सामूहिक सुरक्षा जो होती है वो आक्रामकता के खिलाफ एक दवा के रूप में काम करती है, ठीक है ना। क्योंकि राष्ट्रों की जो सामूहिक शक्ति का उपयोग होता है किसी भी राज्य के खिलाफ आक्रामकता का या युद्ध को पीछे हटाना होता है। तो जब सामूहिक शक्ति यहाँ पे हो जाती है, जैसे, लेकिन यहाँ पे देखिए सामूहिक शक्ति नहीं दिखी रूस के, उसमें रूस ने यूक्रेन पे युद्ध कर दिया, लेकिन यहाँ पे सामूहिक शक्ति नहीं दिखी। कोई भी राष्ट्र में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूक्रेन का साथ दे दे, यूक्रेन के साथ में खड़ा हो जाए तो रूस ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा। तो ये सामूहिक शक्ति यहाँ पे नहीं दिखी, ठीक है ना। तो सभी राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति का उपयोग किसी भी राज्य के खिलाफ आक्रामकता या युद्ध को पीछे हटाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। आक्रामकता या युद्ध जो है कौन कर रहा है, रूस कर रहा है। जबकि चाहता तो नाटो सदस्य जो देश है वो इसको पीछे कर सकता था, रूस को हटा सकता था। तो यह सिद्धांत इस पर आधारित है कि एक के खिलाफ आक्रामकता, यानी अगर एक देश किसी दूसरे के देश के खिलाफ आक्रमण करेगा, युद्ध लड़ेगा, तो सभी देश के खिलाफ माना जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और समुदाय के लिए आक्रामकता को राज्यों के एक समूह द्वारा सामूहिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके राइट। तो यहाँ पे सामूहिक सुरक्षा राज्यों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब एक देश की मदद का वादा करते हैं यदि व्यवस्था का कोई सदस्य कुछ निषिद्ध कार्यों यानी युद्ध आक्रमण में शामिल होता है। तो कोई देश से यदि युद्ध करता है किसी दूसरे देश के खिलाफ, जिस देश के खिलाफ युद्ध करता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा आजकल उसमें बट गई है, एक तरह से ग्रुप में बट गई है। नाटो को देख लीजिए, ठीक है ना, फिर एशियान को देख लीजिए, तो इस तरह के ग्रुप में बटे हुए हैं। इसका मतलब ही होता है कि सामूहिक है ये, कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई देश आक्रमण करता है, यूरोप का कोई देश एशिया पे आक्रमण करता है, तो एशियान जो है वो मिलकर इसमें सामना करेंगे, ठीक है ना। इस तरह ये चीजें होती हैं सामूहिक। तो सामूहिक सुरक्षा के दो प्रमुख तत्व होते हैं, एक सुरक्षा होता है और दूसरा सामूहिकता होता है, ठीक है। तो एक राष्ट्र की सुरक्षा सभी देशों की सुरक्षा से अटूट रूप से जुड़ी हुई होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बन जाती है। सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि विदेश की भी सुरक्षा होती है, विदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और एक राष्ट्र की सुरक्षा का उल्लंघन सभी राष्ट्रों की सुरक्षा को भंग करना होता है। तो सामूहिकता का अर्थ क्या होता है, राज्यों के समूह को सामूहिक रूप से आक्रमणकारी से निपटना। आ गया समझ में ना। सामूहिकता, सुरक्षा और सामूहिकता से मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक राष्ट्र की सुरक्षा का उल्लंघन सभी राष्ट्रों की सुरक्षा को भंग करता है, तो ये सुरक्षा हो गया। और सामूहिकता का अर्थ होता है राज्यों के समूह को सामूहिक रूप से आक्रमणकारी से निपटना, और यह सभी के लिए और एक के लिए सभी, यानी यह सभी के लिए एक और एक के लिए सभी, यह भावना यहाँ पे आती है सामूहिक सुरक्षा से, ठीक है ना, सुरक्षा सामूहिकता से। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और इसमें दी हुई है क्या, प्रमुख विशेषताएं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सामूहिक सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएं। शक्ति प्रबंधन का एक साधन, अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध या हमले के समय संकट का प्रबंधन करने के लिए सामूहिक सुरक्षा का उपयोग किया जाना। तो शक्ति प्रबंधन का एक साधन यानी एक साथ में रहना। यह आक्रामकता की सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है, यानी यह स्वीकार करता है कि जो आक्रमण होगा, ठीक है ना, उसकी मुकाबला करने के लिए राज्यों का एक समूह बनाना होगा। सार्वभौमिक यानी सभी लोग मिलके उसका मुकाबला करेंगे। राष्ट्रों की आक्रामकता को समाप्त करने की प्रतिबद्धता, यानी सभी राष्ट्र जो आक्रमण करने वाले होते हैं उनको रोकने के लिए अपने संसाधनों को एकत्र करेंगे, ठीक है। यह युद्ध को रोकता है, यह आक्रामक राष्ट्र द्वारा युद्ध से बचाता है क्योंकि ये जनता जानता है कि उसके कार्य को सामूहिक रक्षा के साथ पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सामूहिक सुरक्षा होती, सुरक्षा सामूहिकता, ये युद्ध को रोकती है। और दूसरा है कि युद्ध शत्रु है और राज्य नहीं, तो सामूहिक सुरक्षा युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करती है, ना कि आक्रामक स्थिति में। तो ये इसकी विशेषताएं हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन भी था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा क्या है, क्या ये था क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन था, नहीं था। ओके,
राइट, सारांश आ गया। तो यहीं पे रहते हैं, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट में हम ले लेंगे वैश्विक व्यवस्था तथा विकास, और इसके जो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, और देन इसके बाद हम आपके लिए यूनिट 3 लेके आएंगे, इससे कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।